नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब NEP 2020 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और खासतौर पे जो इससे जुड़ा त्रिभाषा सूत्र का विवाद है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसमें तमिलनाडु का जो नजरिया है वो काफी अहम रहा है। हाँ, तो हमारे पास कुछ लेख हैं और सरकारी दस्तावेजों के कुछ अंश हैं। तो इरादा यही है कि NEP 2020 भाषा को लेकर क्या कहती है उसे देखें और ये समझें कि तमिलनाडु जैसे राज्यों को आपत्ति क्यों है। उनके अपने ऐतिहासिक कारण भी है ना। बिल्कुल, उनकी अपनी चिंताएं हैं। ये दिलचस्प होने वाला है क्योंकि देखिए शिक्षा में भाषा का मुद्दा ना सिर्फ किताबों का नहीं होता। ये तो सीधे सीधे जुड़ा है हमारी संस्कृति से, हमारी राजनीतिक पहचान से। सही कहा। तो चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी गुत्थी को थोड़ा खोलने की। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? NEP 2020 का एक मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये नीति आई जुलाई 2020 में और इसके लक्ष्य काफी बड़े हैं। जैसे 2030 तक स्कूली शिक्षा सब तक पहुंचे, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। अच्छा। और 2035 तक जो हायर एजुकेशन है उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR उसको 50% तक ले जाना। और वो जो स्कूल का ढांचा बदला है 10+2 से 5+3+3+4 वाला, उसका क्या कनेक्शन है इससे? हाँ, उसका भी कनेक्शन है कुछ हद तक। जो नई संरचना है उसमें शुरू के जो 5 साल है ना, उसमें खेलकूद, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जोर है। अच्छा। और इसी दौर में, मतलब शुरुआती सालों में, नीति कहती है कि कम से कम क्लास 5 तक और अगर हो सके तो क्लास 8 तक जो पढ़ाई का मीडियम हो वो बच्चे की मातृभाषा हो या लोकल भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ये तो जरूरी भी लगता है, मतलब बच्चों की बेहतर समझ के लिए। हाँ, माना ही गया है कि इससे बच्चे बेहतर सीखते हैं। तो फिर विवाद कहाँ से आया जब मातृभाषा पर इतना जोर है तो? विवाद की जड़ बना त्रिभाषा सूत्र का जिक्र, मतलब स्कूल में 3 भाषाएं पढ़ाने का सुझाव। 3 भाषाएं कौन सी? आमतौर पर ये होती हैं, एक तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी एक और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। अच्छा। और कई राज्यों के लिए वो तीसरी भाषा हिंदी बन जाती है या हिंदी का विकल्प होता है। और बस यहीं पर तमिलनाडु जैसे राज्यों की चिंता एकदम सामने आ गई। हाँ, क्योंकि तमिलनाडु का तो भाषा को लेकर एक अपना अलग ही इतिहास रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संवेदनशील मुद्दा है वहाँ। 1960 के दशक में आपको याद होगा बड़े हिंदी विरोधी आंदोलन हुए थे। हाँ बिल्कुल। वो इसे अपनी तमिल भाषा, अपनी संस्कृति पर एक तरह से बाहरी भाषा थोपने की कोशिश मानते थे। और उसी पृष्ठभूमि में 1968 से ही तमिलनाडु ने बहुत दृढ़ता से 2 भाषा नीति अपनाई हुई है, तमिल और अंग्रेजी। और वो हिंदी को अनिवार्य करने का किसी भी रूप में विरोध करते आए। तो जाहिर है जब NEP 2020 में ये त्रिभाषा सूत्र का सुझाव आया होगा। हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। उन्होंने इसे फिर से एक कोशिश माना कि हिंदी थोपी जा रही है। अच्छा। और उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो NEP के इस हिस्से को लागू नहीं करेंगे। अरे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी अलग राज्य शिक्षा नीति मतलब SEP बनाएंगे। अपनी अलग नीति? ताकि वो उनकी जरूरतों और संस्कृति के हिसाब से हो, बिल्कुल सही। जो उनके अपने राज्य के लिए ज्यादा सही हो। लेकिन मैंने हाल में कुछ खबरें पढ़ी थीं कि शायद तमिलनाडु अब स्कूलों में तीसरी भाषा को एक विकल्प के तौर पर लाने का सोच रहा है। क्या ये सच है? हाँ, देखिए, ऐसी खबरें आई हैं कि शायद 2024-25 सेशन से तीसरी भाषा सीखने का एक ऑप्शन दिया जा सकता है। ऑप्शन मतलब अनिवार्य नहीं? हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये वैकल्पिक है, कंपल्सरी नहीं। और साथ ही वो अपनी SEP पर भी काम कर ही रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है। हो सकता है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही हो, लेकिन उनका जो 2 भाषा नीति का मूल सिद्धांत है वो अभी भी मजबूत है। ये तो काफी जटिल स्थिति है। अच्छा, इस सब में संविधान क्या कहता है? मतलब केंद्र और राज्यों के बीच ये भाषा और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? देखिए, संविधान में भाषा पर कई प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, देवनागरी लिपि में। हाँ। पर साथ ही आर्टिकल 345 राज्यों को अपनी राजभाषा चुनने की पूरी आजादी देता है। अच्छा। और आर्टिकल 351 हिंदी के प्रसार की बात करता है, लेकिन थोपने की नहीं। पर सबसे अहम बात यह है कि शिक्षा जो है वो संविधान की समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में है। समवर्ती सूची, इसका मतलब हुआ कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। कैसे? क्योंकि केंद्र एक राष्ट्रीय नीति बना सकता है जैसे NEP,
लेकिन राज्य भी अपनी स्थानीय जरूरतों, अपनी चिंताओं के हिसाब से फैसले लेने के लिए आजाद हैं। इसीलिए शिक्षा और खासकर भाषा जैसे जो भावनात्मक मुद्दे हैं, उन पर अक्सर केंद्र और राज्यों के बीच थोड़ी खींचतान दिखती है। तो अगर हम इसे समेटने की कोशिश करें, जो तनाव के मुख्य बिंदु हैं, तो एक तरफ केंद्र की NEP 2020 है, जो त्रिभाषा सूत्र के जरिए शायद बहुभाषावाद को बढ़ावा देना चाहती है, राष्ट्रीय एकता के लिए, संचार के लिए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हैं तमिलनाडु जैसे राज्य, जिनकी अपनी मजबूत भाषाई पहचान है, अपने ऐतिहासिक अनुभव हैं, खासकर हिंदी थोपे जाने का डर। और वो अपनी स्वायत्ता के आधार पर किसी भी ऐसी नीति का विरोध करते हैं जो उनकी जो दो भाषा वाली व्यवस्था चली आ रही है उसे बदलने की कोशिश करती दिखे। तो ये सिर्फ पॉलिसी का मामला नहीं है, ये पहचान का भी सवाल बन जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो NEP 2020 शिक्षा में बड़े बदलाव लाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका जो त्रिभाषा सूत्र वाला पहलू है, वो गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों वाले विवादों को कुरेदता है। हाँ, जैसा हमने तमिलनाडु के उदाहरण से समझा। और ये जो समवर्ती सूची वाला संवैधानिक पहलू है, वो इस केंद्र राज्य के रिश्ते को और भी नाजुक बना देता है, खासकर ऐसे मुद्दों पर। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत जो है वो हमें एक बहुत बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या सवाल? कि भारत जैसा देश जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है, वो राष्ट्रीय एकता और कम्युनिकेशन की जरूरत और राज्यों की अपनी अनूठी भाषाई पहचान और उनकी स्वायत्ता की इच्छा, इन दोनों के बीच एक सही, एक व्यवहारिक और सम्मानजनक संतुलन कैसे बना सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, और इस सवाल का जवाब ढूंढना शायद एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर विचार करना जरूरी है।